हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आनंद सर विद्या। आप सबका स्वागत है इस पर। और ये लेक्चर नंबर 5 है। हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 4 में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था डायमेंशनल एनालिसिस का, और बात ये हुई थी कि हमको डायमेंशन क्यों चाहिए या डायमेंशनल एनालिसिस किसके लिए बनाई गई। तो हमने आपको बताया था कि जो डिराइव्ड यूनिट होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट से ही मिला के बनती हैं। एक डिराइव्ड यूनिट में कई सारी फंडामेंटल, एक डिराइव्ड क्वांटिटी में कई सारी फंडामेंटल क्वांटिटी हो सकती हैं और उनके अलग अलग पावर्स हो सकते हैं। ये जो पावर्स होते हैं या एक्सपोनेंट होते हैं, जो डिराइव्ड यूनिट में के रिप्रेजेंटेशन के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पे चढ़ाए जाते हैं या उनको लगाए जाते हैं, उनको ही हम डायमेंशंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि फोर्स का आपको फार्मूला लिखना है, तो फोर्स कैसे लिखेंगे आप? फोर्स इज इक्वल टू लिखेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन। फिर हमने आपसे कहा था कि एक्सीलरेशन के लिए आप इसे लिख सकते हैं कि मास मास रहेगा, एक्सीलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी है तो ये लेंथ अपॉन टाइम होगी, तो इसे लिख सकते हैं कि ये लेंथ होगा डिवाइडेड बाय टाइम होगा और फिर से एक बार टाइम। तो अगर देखा जाए तो ये बना कितना? ये बना मास इंटू लेंथ इंटू टाइम की पावर -2। अब रिप्रेजेंटेशन क्या है? मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अगर देखा जाए तो कैपिटल एम हुआ, एल हुआ, टी पावर -2 हुआ। ये एक फार्मूला बना फोर्स के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो F, इसका मतलब फोर्स, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और यहाँ पर मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी फोर्स मास की, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, पावर 1 पर, लेंथ की पावर 1 पर और टाइम की पावर -2 पर डिपेंड करती है। ये जो पावर्स लिखी जाती हैं, जिनको आप एक्सपोनेंट या पावर या हिंदी में घात कहते हैं, इनको डायमेंशंस कहते हैं। और ये जो ब्रैकेट पूरा लिखा है, इसको इस फोर्स जो कि एक डिराइव्ड यूनिट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। तो ये डायमेंशंस हुई, जो पावर्स होंगी वो डायमेंशंस, जो फार्मूला बन के आएगा उसको हम कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला है। और हमने आपसे कहा था कि स्क्वायर ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी है वो इन डायमेंशंस लिखी है, नॉट इन मैग्नीट्यूड, नॉट इन वेक्टर। तो इस तरह से आप कई सारी और क्वांटिटीज का भी डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। पीछे चर्चा हुई थी, एरिया का निकाल सकते हैं, वॉल्यूम का निकाल सकते हैं, मोमेंटम का निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का की मदद से डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। अब उनके लिए हमको क्या चाहिए? हमको फार्मूले बेसिक याद होने चाहिए, छोटे छोटे फार्मूले जो आपके प्रीवियस क्लासेस में थे, 6 to 9, 10th 11th में भी तमाम सारे नए फार्मूले आपको मिलेंगे। तो फार्मूले अगर आपको याद हैं तो फिर उन फार्मूलों को हम छोटा छोटा तोड़ के तब तक ब्रेक करते जाएं, तब तक तोड़ते जाएं, जब तक हम उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में ना ले आए। एक और बात, यहाँ पर एम, एल और टी, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस वीडियोस में आपसे कहा था कि मैकेनिक्स ये कहती है कि हम मास को, लेंथ को और टाइम को ही फंडामेंटल या बेसिक मान के चलते हैं। इन्हीं के टर्म में ज्यादा से ज्यादा डायमेंशनल फार्मूला लिखे जाते हैं। लेकिन अगर क्वांटिटी की बात करें तो टोटल 7 टाइप्स की थी। तो 7 टाइप्स में और क्या क्या रह गया इसमें? ये मास के लिए इस्तेमाल हुआ, ये लेंथ के लिए इस्तेमाल हुआ, ये टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ। अब बच रही है करंट। करंट के लिए अगर कहीं डायमेंशनल फार्मूले में हमको सिंबल इस्तेमाल करना है तो हम ए का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर एक रह गया है, टेम्परेचर अगर इस्तेमाल करना हो तो हम थीटा का इस्तेमाल करते हैं। और इनमें 2 चीजें और आपके पास रखी गई थी, वो था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल से लिखते थे और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सिंबल जो होता था वो सीडी होता था। तो ये हो सकता है कि बहुत कम ही आपको दिखें, लेकिन ये जो 5 सिंबल्स हैं आपके पास, जिसमें मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल,
टाइम के लिए टी, करंट के लिए ए और टेम्परेचर के लिए थीटा, इन सिंबल्स का इस्तेमाल हम अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखने के लिए करते हैं। तो मोस्टली आपको जो बुक्स में फार्मूलेज दिखेंगे डायमेंशनल फार्मूले, वो आपको एम, एल, टी और थीटा के टर्म में दिखेंगे। ये मोल और सीडी ये शायद ही आपको दिखे, और उसकी एक वजह यह भी है, ये मोल और सीडी ये जिन क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल होता है या जिन डिराइव्ड क्वांटिटीज में इनका इस्तेमाल होता है, वो कहीं ना कहीं इन सबके टर्म में ही बन जाती है। तो ये एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, ये पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस बताए थे, उसमें टोटल 3 एप्लीकेशन की हमने चर्चा की थी आपसे। एक डिस्कशन किया था कि आप डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं फिजिक्स में इक्वेशन की करेक्टनेस के लिए, कि वो इक्वेशन सही है कि नहीं सही है। तो उनके लिए तरीका ये था कि आपके पास कोई इक्वेशन लिखा है तो एलएचएस में कुछ क्वांटिटी लिखी होंगी, आरएचएस में कुछ क्वांटिटी लिखी होंगी। उन एलएचएस और आरएचएस में इंडिविजुअल जो भी टर्म लिखे हैं उन सबकी डायमेंशन एक जैसी होनी चाहिए। अर्थात एलएचएस में अगर एक टर्म लिखा है तो उसकी डायमेंशनल फार्मूला आना चाहिए या डायमेंशन जो आनी चाहिए। राइट हैंड साइड में जो आपके पास टर्म लिखे हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, उन सबकी भी इंडिविजुअल डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूले एक जैसे होने चाहिए। इस प्रकार से हम करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूले के दूसरे एप्लीकेशन की, कि डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फार्मूला अगर हमको पता है या डायमेंशन के बारे में हमको जानकारी है तो हम उसमें जो है और कहाँ कहाँ उसका यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड एप्लीकेशन जो इसका है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो ये होता है कि हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हमको कोई क्वांटिटी दी है, वो एक यूनिट में हमको दी है, हम उस यूनिट से उसको दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। अब यूनिट्स की बात करें तो हमने कुल मिला के आपको 4 तरह की यूनिट्स पढ़ाई थी। उसमें से एक सीजीएस था, सेंटीग्राम मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एक एफपीएस था, फुट पाउंड सेकंड, एक एमकेएस था जिसमें मीटर किलोग्राम और सेकंड था, और इन सब के ऊपर एक सीजीपीए या वो जो संस्था है उसने बनाया था, उसको कहते हैं एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। उनमें यही 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखने का तरीका है कि हम यूनिट्स को इन्हीं के हिसाब से लिखें। तो अगर हमको चेंज करना है कि हम क्वांटिटी हमारे पास है, जो है डिराइव्ड है, फंडामेंटल है, जो भी है, उनको हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उनके लिए डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरा एप्लीकेशन आपका होगा डायमेंशनल एनालिसिस में, वो होगा कि यूनिट्स आपस में कैसे इंटरचेंज हो सकती है। तो बी एप्लीकेशन आपका बनेगा कि हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन किसका है, यूनिट्स का। अब यूनिट्स के कन्वर्जन में क्या करें, एमकेएस मान लीजिए, यहां से आप कहाँ जा सकते हैं, सीजीएस, यहां से कहाँ जा सकते हैं, एफपीएस। तो ये 3 तरह के अलग अलग यूनिट सिस्टम लिखे हैं। आपको कुछ एमकेएस में दिया है तो आप सीजीएस में जा सकते हैं, आपको सीजीएस में क्वांटिटी दी है तो आप एमकेएस में आ सकते हैं, या सीजीएस में दिया है तो एफपीएस में जा सकते हैं, एफपीएस में दिया है तो सीजीएस में आ सकते हैं। इस प्रकार का जो एप्लीकेशन है वो इस डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा एप्लीकेशन है। अब कोई एग्जांपल लेके समझ लिया जाए तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल आपका हो सकता है कन्वर्ट एनर्जी यूनिट फ्रॉम सीजीएस, जो कि अर्ग में लिखी जाती है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, टू एम्पियर्स जूल। तो ये क्वेश्चन बना कि हम एनर्जी की यूनिट को सीजीएस, जिसको अर्ग में रिप्रेजेंट करते हैं, उससे कहाँ जाना चाहते हैं, एमकेएस, जो कि जूल में लिखा हो। अब ये कन्वर्जन कैसे होगा, तो एनर्जी में टोटल एनर्जी हो सकती है, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो कोई एक एनर्जी का एग्जांपल ले सकते हैं। तो एनर्जी क्या होती है, जनरली एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा कहते हैं, ये किसके बराबर हो सकती है, ½ mv², हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर।
अब हमने आपसे कहा था कि डायमेंशंस का ये रूल है कि उसमें जो कांस्टेंट होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। हाफ हो गया, 2 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, 2 हो गया, इस तरह की जो भी चीजें लिखी हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, डायमेंशनलेस। तो इसमें बचा कितना, हाफ जो आपका हुआ ये हो गया डायमेंशनलेस। तो फिर बचा कितना, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये बचा कितना, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब अगर इसका डायमेंशन फार्मूला लिखें तो मास के लिए m इस्तेमाल होगा, वेलोसिटी आपको जानकारी है LT - 1, इस पूरे का पावर 2 हो जाएगा। अब अगर इसके आगे बढ़ जाए तो ये बना कितना, ml2 की पावर -2। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एनर्जी हुई काइनेटिक एनर्जी का ये डायमेंशनल फार्मूला हुआ। अब इस काइनेटिक एनर्जी में आपको सीजीएस से कहाँ जाना है, यम केस में, तो ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का। अब इसी हिसाब से आपको चेंज करना है तो हम इसे अलग लिख देते हैं, मतलब हमारे पास एनर्जी का जो डायमेंशन फार्मूला आया वो mLT T पावर -2 आया। अब इसी को बदलना है, कहां से कहां बदलना है, सीजीएस से यम केस। तो अब देखिए कैसे बदलेंगे। सबसे पहले लिखते हैं एमकेएस में, एमकेएस। तो एमकेएस में क्या लिखा जाता है, जूल, ये लिखा है यहां पर। तो एमकेएस में लिखा जाए तो हम क्या लिख दें, जूल। अब ये जूल क्या होगा, यहाँ पे m लिखा है, m को क्या लिखेंगे, केजी। यहाँ पर l का पावर 2 लिखा है तो l पावर 2 को क्या लिख दें, 1 मीटर की पावर 2। और यहाँ पर t पावर -2 लिखा है तो t किस में बनेगा, सेकंड में। तो ये हो गया 1 सेकंड पावर -2। ये इस एनर्जी का एमकेएस में डिनोशन हुआ। अब अगर इसी को आप सीजीएस में ले जाना चाहते हैं तो सीजीएस में क्या बनेगा, इन सीजीएस। अब इसको क्या लिखना है, अर्ग। और सीजीएस में जाते ही जहां पर मीटर होता था वहां सेंटीमीटर हो जाएगा, जहां किलोग्राम होता था वहां ग्राम हो जाएगा, जहां पे सेकंड था वहां सेकंड रहेगा। तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और यहां पर 1 सेकंड का स्क्वायर। अब इन दोनों को आप आपस में डिवाइड कर लें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एमकेएस डिवाइडेड बाई सीजीएस इज इक्वल टू, ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो 1 केजी 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकेंड, यहां पे 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड -2 1 सेकेंड -2 ये कैंसिल हो गया तो ये कट जाएगा। अब इनकी और इनकी बात करें, 1 केजी लिखा है तो केजी मतलब 1000 ग्राम, और यहाँ 1 मीटर लिखा है, इसका मतलब हुआ कि 100 सेंटीमीटर। तो इनको भी कन्वर्ट कर दे तो ये हो सकता है 1000 ग्राम, ये हो सकता है 100 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर। यहाँ का ग्राम यहाँ के ग्राम से कैंसिल आउट, यहाँ का सेंटीमीटर स्क्वायर है कि सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट। तो बचा कितना, अब आपके पास बच रहा है 1000 इंटू 100। तो टोटल अगर देखें तो अब हमारे पास आता है एमकेएस डिवाइडेड बाई सीजीएस इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ये हो गया 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 10 पावर 5। तो टोटल क्या बना, टोटल बना कि 1 एमकेएस इज इक्वल टू 10 पावर 5
सीजीएस। यहां थोड़ा सा चेक करने का मामला है कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0 लिखे हैं, पावर 2 यहाँ पे लिखी है, तो ये बन जाएगा 4 0। 1000 और 100 का होल स्क्वायर लिखा है, तो 2 0 पहले से था, होल स्क्वायर करेंगे तो 4 0 हो जाएगा। वो 4 और 3 मिला के यहाँ 10 पावर 7, और यहाँ पे 10 पावर 7, ये बना सीजीएस। तो एमकेएस में क्या लिखा था, जूल आपके पास लिखा था, तो ये बना 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 आज। तो एनर्जी अगर पहले से एमकेएस में दी है तो वो जूल है, उसको सीजीएस में ले जाना है तो वो अर्ग है। इसका मतलब है कि अगर कहीं भी हमको जूल में एनर्जी दी है एमकेएस सिस्टम में और हमसे कहा जा रहा है कि सीजीएस में कन्वर्ट करिए, तो हम उसमें 10 पावर 7 का मल्टीप्लाई कर दें। और अगर हमको एनर्जी दी है सीजीएस में और हमसे कहा जा रहा है कि आप उसे किस में कन्वर्ट कर दें, एमकेएस में, तो सीजीएस में अगर दी है तो पहले से अर्ग दी होगी, और एमकेएस से पूछा जा रहा है तो हमसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, तो ये 10 पावर 7 इधर आएगा तो 10 पावर -7 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सीजीएस से एमकेएस में जाने के लिए 10 पावर -7 से मल्टीप्लाई, और एमकेएस से सीजीएस में जाने के लिए 10 पावर 7 का मल्टीप्लाई करना है अगर हमको जूल और अर्ग और या अर्ग और जूल को आपस में इंटरचेंज करना है। तो ये पहला एप्लीकेशन हुआ कि हम इसकी डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से एनर्जी यूनिट को हम कहाँ से कहाँ सीजीएस से एमकेएस या एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल और हो सकता है, आपको फोर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन लिखी जाती है इन एमकेएस, और अगर कोई सीजीएस में आपसे कहे तो वहाँ पर एक दूसरी यूनिट हो जाती है डाइन। और अब एमकेएस और सीजीएस के बीच में आपस में इंटरचेंज करना है, तो मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको कोई फोर्स दिया है 50 न्यूटन, कन्वर्ट्स इट इनटू सीजीएस, मतलब उस 50 न्यूटन को आप इसमें कन्वर्ट कर दें डाइन में, तो उसके लिए भी आप इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे वो थोड़ा सा देखते हैं। तो उसके लिए कह सकते हैं कि कन्वर्ट किसको कन्वर्ट किया जाए, फोर्स यूनिट फ्रॉम एमकेएस जो कि न्यूटन होता है, किसमें कन्वर्ट करना है, टू सीजीएस, और ये क्या होता है, डाइन। अब न्यूटन टू डाइन कैसे कन्वर्ट होगा, तो सेम प्रोसीजर जो पहले एग्जांपल में हम लोगों ने इस्तेमाल किया। सबसे पहले हम फोर्स का फार्मूला लिखें, उनको छोटे छोटे फंडामेंटल यूनिट में ब्रेक करें, उनका डायमेंशनल फार्मूला लिखें। अगर कोई कांस्टेंट आता है तो उसकी डायमेंशन ना लिखें क्योंकि वो डायमेंशनलेस होगी। तो एग्जांपल देख लीजिए आप, फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और थोड़ा बहुत अब आपको डायमेंशन के बारे में जानकारी हो गई है, तो अगर देखा जाए तो इसका हम m लिख सकते हैं और एक्सीलरेशन के लिए LT-2। तो ये हुआ फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। अब अगर कोई हमको कहे कि न्यूटन से डायन में जाना है तो कैसे लिखेंगे, 1 न्यूटन जो कि किस में लिखा है, एमकेएस में, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास 1 kg, लेंथ 1 मीटर, और टाइम -2, 1 सेकेंड, पावर -2। ये हुआ, ये न्यूटन एमकेएस में आया। ठीक ऐसे ही 1 डाइन इन सीजीएस, हाउ विल यू चेंज, 1 kg लिखा है, तो अब यहाँ पे हम सीजीएस में आएंगे तो यहाँ लिख देंगे 1 ग्राम। यहाँ पे मीटर लिखा है तो हम इसे क्या लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 सेकेंड रहेगा और -2। अब इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है क्योंकि आप न्यूटन को डाइन में जानना चाहते हैं, तो एक दूसरे को आप आपस में डिवाइड कर दें। तो उसके लिए हो जाएगा 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 डाइन इज इक्वल टू
ऊपर क्या होगा 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड -2 डिवाइडेड बाई 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड -2, ये कैंसिल आउट हो गया। अब डाइन और न्यूटन के बीच में इतनी क्वांटिटी बची, तो फिर से वैसा ही काम करें जैसे पहले किया था। क्या करें, यहां पर 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 डाइन इज इक्वल टू 1 kg। 1 kg का मतलब हुआ 1000 ग्राम। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर। ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचा कितना 1000 इंटू 100 10 पावर 5 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 डाइन। तो रिजल्ट आया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए क्वांटिटी एक यूनिट में अगर हमको दी है तो हम उसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन चेंज द क्वांटिटीज फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू another unit system by using the dimensional analysis. It is the second application of dimensional analysis. Now we looking forward about third application of dimensional analysis. और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें बुक्स में दिए हैं, जैसे पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है, उसको कितनी सीजीएस के पास्कल में लिखा जा सकता है, उनको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेम प्रोसीजर से। तो इस प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए हम कई सारी और अलग अलग क्वांटिटीज को वन यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन होता है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो है कि हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो, इन अदर वर्ड वी कैन से इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन 1 2 or 3 maximum 3 physical quantities, then we can deduce the relation between them. मतलब LHS में आपको एक क्वांटिटी दी जाए लेफ्ट हैंड साइड में, फॉर एग्जांपल फोर्स, और अगर वो अलग अलग क्वांटिटीज पे डिपेंड हो, फॉर एग्जांपल मास, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल रेडियस, तो हाउ वी कैन कनेक्ट दिस फोर्स बाय दैट अनदर क्वांटिटीज मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. The way is that we can use the dimensional analysis with application number 3. तो overall we can understand that कि हमको डायमेंशनल एनालिसिस के जो तीसरे एप्लीकेशन है उसमें ये कह सकते हैं कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का किसी और फिजिकल क्वांटिटीज के साथ रिलेशन में कर सकते हैं. एक ड्रॉबैक है इस थर्ड एप्लीकेशन का जो हम आपको पहले से ही बता दें. ड्रॉबैक इज दैट अगर 3 नंबर ऑफ क्वांटिटीज से ज़्यादा किसी फिजिकल क्वांटिटीज की डिपेंडेंसी है, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड है, तो वहाँ पर रिलेशन निकालने में थोड़ी समस्या आती है. एप्लीकेशन थर्ड जो है वहाँ पे थोड़ा फेल हो जाता है. डायमेंशनली तो करेक्ट हो सकते हैं फार्मूले, बट वी कैन नॉट डिड्यूस सच टाइप ऑफ रिलेशन इन विच वन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन more than 3 physical quantities. Let us start to third application of dimensional analysis. तो ये तीसरा एप्लीकेशन होगा जिसमें हम एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग 3 से कम फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंसी देख सकते हैं. एप्लीकेशन नंबर थर्ड जो है एप्लीकेशन नंबर थर्ड है टू डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन
physical quantities. How you can deduce the relation between physical quantities? तो उसके लिए आपको ये जानना होगा कि एक कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको दी जाए एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि दिस फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन हाउ मच फिजिकल क्वांटिटीज, नॉट मोर देन 3. दिस इज द बेसिक अवेयरनेस फॉर यू. और इससे आगे अगर आप बढ़ते हैं कि 3 से ज़्यादा लोगों की अगर डिपेंडेंसी है तो आपको इस्टेब्लिश करने में रिलेशन डायमेंशनल एनालिसिस कोई हेल्प नहीं कर सकता है. तो चेक करते हैं. एक छोटा सा फार्मूला सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का है. तो सिंपल पेंडुलम की थोड़ी सी बात कर लें. एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक स्ट्रिंग हो, एक धागा आपके पास होना चाहिए वेटलेस, उसके साथ एक बॉडी अटैच हो जिसको इंग्लिश में बॉब कहते हैं, गोलक, और ये किसी रिजिड बेस से हैंग हो. हम इसकी मेन पोजीशन को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो ये बॉब इस मेन पोजीशन के इस तरफ चलना शुरू कर देगा. ये होता है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. अब इस मोशन में एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि पहले यहां से यहां तक जाए, वापस यहां तक आए, फिर आगे जाए और फिर वापस यहां तक आए. दिस इज द वन कंप्लीट साइकिल फॉर सिंपल पेंडुलम. द टाइम टेकन बाई सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट साइकिल, यह कहलाता है टाइम पीरियड. आवर्तकाल कहते हैं इसको. उस टाइम पीरियड का एक फार्मूला है और वो टाइम पीरियड अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है. किन पर डिपेंड करता है? टाइम पीरियड टी इस स्ट्रिंग की लेंथ एल जो कहां तक ली जाएगी, इस बॉब के सेंटर तक. तो टाइम पीरियड टी इस एल पर डिपेंड करता है और इस बॉब का अपना कुछ मास होगा m. और फॉर एग्जांपल bob situated here, then its weight will be mg, small g. small g gravitational acceleration, हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, नियरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द वैल्यू ऑफ इट. तो mg में जो g है डिस्क्राइब, दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. इस पर भी डिपेंडेंसी होती है टाइम पीरियड t की. तो दूसरी जो क्वांटिटी हुई वो g बनी. एक क्वांटिटी यहां और लिखी है m, तो हम तीसरी क्वांटिटी भी यहां लिख लें m. तो सिंपल पेंडुलम में जब पेंडुलम मोशन करता है तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड. दिस टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल, द मास ऑफ बॉब m एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ स्मॉल g. अब हमारे लिए क्या है इसमें डायमेंशन एनालिसिस में? डायमेंशन एनालिसिस हेल्प्स us to establish the relation between this time period t with length of string L, gravitational acceleration g and mass of bob m. And mathematics allows that अगर t L पर g पर और m पर डिपेंड है तो let us suppose the time period t depend upon length L power a small a, mass m power small b and gravitational acceleration g power c, or in any order you can write it. For example, t depend upon mass power a, length power b, gravitational acceleration power c. Now we can say if time period depend upon these quantities, then time period should be proportional to product of these quantities. मैथमेटिक्स हमको बताती है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी कई अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड हो तो डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो वी कैन राइट हियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब हमको क्या चाहिए? टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन. टी मास पावर ए पर, लेंथ पावर बी पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पावर सी पर डिपेंड करता है. डिपेंडेंसी के लिए हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया है.
और भी आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल वी कैन सपोज k. नाउ t इज इक्वल टू स्मॉल k m पावर a l पावर b g पावर c. दिस इज द बेसिक रिलेशन which can be established by dimensional analysis, and it provides us that the time period of simple pendulum depend upon mass of bob power a, length of string power b, gravitational acceleration due to earth power c, and this k represent the arbitrary constant. अब हमको क्या करना है, हम इन सब के डायमेंशनल फार्मूले लिख लें, LHS में लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. तो अगर हम इनके डायमेंशनल फार्मूले लिखते हैं तो टाइम पीरियड इज सिंपली अ टाइम व्हिच डायमेंशन विल बी अ डायमेंशन ऑफ टाइम. तो नाउ वी राइट dimensions on both sides. Dimensions on both sides, there will be a dimension only t. K is arbitrary constant. O are constant of proportionality. So it will be dimensionless because it has numerical value. तो डायमेंशंस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो डायमेंशनलेस होती है, इसलिए के डायमेंशनलेस हुआ. तो डायमेंशनलेस है तो फिर के की डायमेंशन नहीं लिखेंगे. मास की पावर क्या हुआ, m पावर a, l इज लेंथ, l पावर b, g is gravitational acceleration, so it has also the unit of simple acceleration or dimension of simple acceleration. So dimension of acceleration lt minus 2 power c. Here only dimension of t written, और डायमेंशन यहाँ नहीं लिखी है, तो जो डायमेंशन नहीं लिखी है उनकी पावर 0. अब मैथ्स में जानते हैं किसी भी चीज की पावर 0 लिखी हो तो उसको हम 1 मान लेते हैं. यहाँ 1 का तो मल्टीप्लाई माना जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा और मैनेज करने के लिए जो क्वांटिटीज यहाँ नहीं लिखी है उनकी पावर हम 0 लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1. ये अभी भी t में जाते हैं. m पावर a, l पावर b और l पावर c, l पावर b प्लस c, t पावर माइनस 2c. नाउ वी हैव एन इक्वेशन. अब इसमें क्या करना है, दोनों तरफ डायमेंशंस को कंपेयर करा लें. इधर m पावर 0 है तो इधर m पावर a है, इधर l पावर 0 है तो यहाँ l b प्लस c है डायमेंशंस, इधर t पर 1 डायमेंशन है तो t पावर माइनस 2c डायमेंशन. ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, तो कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, a की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, b प्लस c की वैल्यू 0 मिलेगी, माइनस 2c की वैल्यू 1 मिलेगी. माइनस 2c इज इक्वल टू 1, इट इज implies दैट c इज इक्वल टू माइनस 1/2. c इज इक्वल टू माइनस 1/2 इफ अप्लाइज इन दिस रिलेशन. अगर आप c की वैल्यू माइनस 1/2 यहाँ पे इस्तेमाल कर दें तो ये क्या बताएगा, b इज इक्वल टू माइनस c और c इज इक्वल टू माइनस हाफ, दैट इज c इज इक्वल टू, दैट इज b इज इक्वल टू हाफ. नाउ वी हैव a इज इक्वल टू 0 by solving this, c is equal to, b is equal to half and c is equal to minus half. तो अब हमारे पास स्मॉल a की वैल्यू, स्मॉल b की वैल्यू, स्मॉल c की वैल्यू आ गई है. If we consider this is equation number 1, then we put a, b and c in this equation number 1 and we get the relation for time period of simple pendulum as t is equal to k m power
0 L power half Z power minus half, and we can write T is equal to K M power 0. The power of 0 over any quantity provide value 1. Now it will be 1. L power half means under root L. Z power minus half means under root Z. This overall relation T is equal to T under root L by Z. This is the simple expression for time period of simple pendulum whose value depend upon mass power A, length power B, gravitational acceleration power C. But after dimensional analysis application, it is clear that the time period will not depend upon the mass of bob. It is only depend upon length of string and gravitational acceleration G by power half and minus half. That is, time period depend upon length power half and minus half power of gravitational acceleration. This simple expression provides the expression for time period of simple pendulum, in which length of string is L and which bob move under the gravitational acceleration of earth small g. This K can be deduced by number of experiments or various experiment, और K की जो वैल्यू आई वो बाद में मानी गई कि ये किसके बराबर है 2 पाई, जो ऑलरेडी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. नाउ फार्मूला become T is equal to 2 pi under root L by Z. Now it is the way by which we can deduce the relation between physical quantity by using the dimensional analysis. Now we discuss about the drawback of dimensional analysis, the limitation of dimensional analysis, the shortcoming of dimensional analysis. तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें 3 एप्लीकेशन हुए. एप्लीकेशन नंबर 1 of dimensional analysis is to check correctness of equations. Application number 2 to convert units from units in quantity, and third is to deduce the relation between various physical quantity. तो ये 3 एप्लीकेशन आपके पास है डायमेंशनल एनालिसिस के. अब बात करते हैं कि इसमें दिक्कत कहाँ है, डायमेंशनल एनालिसिस में कहाँ फॉल्ट हो जाती है, कहाँ ये फेल हो जाता है, कहाँ ये जो है फिजिक्स में काम नहीं करता है. तो उसके लिए जो है आपको डायमेंशनल एनालिसिस का शॉर्टकमिंग समझना होगा. बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है. कुछ गिने चुने 3-4 एप्लीकेशन वो शॉर्टकमिंग है या ड्रॉबैक्स हैं जो डायमेंशनल एनालिसिस में हमको ध्यान रखने हैं, या हमको ये मान के चलना है कि यहाँ पर हमारा फिजिक्स में थोड़ा सा दिक्कत करेगा डायमेंशनल एनालिसिस. बाकी ओवरऑल काफ़ी हद तक डायमेंशनल एनालिसिस इज आल्सो हेल्पफुल फॉर अस. Now drawback is that, or limitation is that, first limitation is that there are various quantity which has same dimensional formula. इसका मतलब ये हुआ कि पहली ड्रॉबैक ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस में कई सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूले एक जैसे हैं. तो अगर डायमेंशनल फार्मूले हमको पता है तो हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है. फॉर एग्जांपल वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क. टॉर्क को बला गुण कहते हैं आप, एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं, और वर्क को आप कार्य कहते हैं. तो कार्य की, ऊर्जा की और बलागुण की मीन्स वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क हैज सेम डायमेंशनल फार्मूला. तो इफ वी हैव अ डायमेंशनल फार्मूला then we cannot suddenly say that this physical quantity, this dimensional formula belongs to which physical quantity.
ये किसको बिलोंग करती है ये हम सीधे नहीं बता सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक इन विच वी कंफ्यूज समटाइम्स कि हमको अगर डायमेंशनल फार्मूला दिया है तो हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को बता दें। तो ये पहली ड्रॉबैक है। सेकेंड वन इज दैट द डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट हैव द डायमेंशंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। For example, 1/2 is dimensionless, 2 pi is dimensionless, 6 pi is dimensionless. So the second drawback of dimensional analysis is that कि dimensional analysis cannot provide the dimensions of the arbitrary constant like k, which has the value of 1 in sometimes 2 pi sometimes. तो ये सेकंड प्रॉब्लम है डायमेंशनल एनालिसिस में कि दूसरी ड्रॉबैक ये है कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में डायमेंशंस नहीं बताती है। इसका मतलब ये है कि जब हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हों तो हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू को या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इनको डायमेंशनलेस माने। तो फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस की प्रॉब्लम ये हुई कि एक डायमेंशनल फार्मूला मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटीज पे अप्लाई हो सकता है। सो कंफ्यूजन सिंपली कैन जनरेट। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज की डायमेंशन नहीं पता होती है, ये सेकंड प्रॉब्लम है। तो सेकंड ड्रॉबैक हो गई। तीसरी ड्रॉबैक ये है कि हम ऐसे रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर इन प्रोडक्टिव टर्म में डिपेंड करे। प्रोडक्टिव का मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड टी फॉर एग्जाम्पल डिपेंड अपॉन मास पावर ए, length power b, gravitational acceleration power c. But if there is some type of symbol t is equal to m power a, l power b, g power c, or simple example s बराबर ut plus half at square or b square is equal to u square plus 2as, इस तरह के जो रिलेशन होते हैं इनको आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। मीन्स रिलेशन वही एस्टेब्लिश हो सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशंस का यूज करते हुए जिनमें एक फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड तो हो, बट इन प्रोडक्टिव फॉर्म, इन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, नॉट इन एडिटिव फॉर्म, नॉट इन सब्ट्रैक्टिव फॉर्म। दिस इज द थर्ड ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हाँ, ये दूसरी बात है कि आप इस तरह की रिलेशंस को दूसरी तरह से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट क्या है? वी नो दैट the quantities of same dimensional formula can be added or subtracted। तो ut की डायमेंशन अलग निकाल लें, हाफ at स्क्वायर की डायमेंशन अलग निकाल लें और वो दोनों डायमेंशन अलग अलग s के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होंगी और बाद में हम इन दोनों को जोड़ दें। तो दिस इज द अनदर वे बियॉन्ड द डायमेंशनल एनालिसिस। तो जनरली यही माना जाता है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस से ऐसे रिलेशंस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं जिनमें एक फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज पर एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव नेचर पर डिपेंड करे, वो केवल और केवल प्रोडक्टिव नेचर पर डिपेंड होनी चाहिए। दिस इज द थर्ड ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एंड द लास्ट वन जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो लास्ट वन इज दैट कि डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज इन विच वन फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी 3 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी पे अगर डिपेंड करती है तो उनके बीच में आप रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते बाय डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिस इज द बेसिक ड्रॉबैक्स। और अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में कुछ आपको हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे जो इन एप्लीकेशंस पर डिपेंड है। और बीएससी वाले स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है कि वो परेशान न हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और भी लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल सके। आप लोगों की क्लासेस बहुत जल्दी ही बीएससी की भी स्टार्ट हो सकती हैं और इस पर लगातार 11th और कंपटीशन के भी लेक्चर्स अपलोड किए जाते रहेंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक आप लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। हम पहले भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन का मतलब छुट्टी नहीं है। आप सबके स्वस्थ रहने की मंगल कामना और अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। इस डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल्स क्या हो सकता है, तो कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हम आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे इस पे।
धन्यवाद।